अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। पहले ज़माने में एक नेक बादशाह था। एक मर्तबा बादशाह अपने वज़ीरों के साथ शेर के लिए निकला। जंगल के करीब डेरे डाले गए। जब खाने का वक्त हुआ तो दस्तरखान बिछाया गया। इतने में बादशाह ने देखा कि एक बहुत बड़े दरख्त पर एक बंदर बैठा हुआ है। सब खामोशी के साथ देख रहा है। उसमें बंदरों वाली कोई भी हरकत ना थी। बादशाह ने कहा, थोड़ा सा खाना इस बंदर के सामने भी डाल दो। नौकरों ने थोड़ा सा खाना उस बंदर के सामने भी डाल दिया। बंदर पेड़ से नीचे उतरकर आता है और एक ठेकरी पर कोयले से कुछ लिखता है और फिर बंदर ने वो ठेकरी बादशाह को दे दिया। ठीकरी पर लिखा हुआ था, मैं ऐसे खाने नहीं खाऊंगा, बल्कि जैसा दस्तरखान बादशाह के लिए लगाया गया है वैसा ही मेरे लिए भी लगाया जाए। बादशाह को ये देख करके बड़ी हैरानी हुई। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसके लिए भी एक ऐसा ही दस्तरखान लगाया जाए जैसे मेरे लिए लगाया गया है। इसके बाद बंदर दरख्त से नीचे उतर कर आया और खाना खा करके फिर से दरख्त पर चढ़ गया। अचानक आसमान पर काले रंग के बादल छा गए। नौकरों ने जल्दी जल्दी सारा सामान समेटा। बादशाह ने नौकरों से कहा, एक टाट का टुकड़ा बंदर के सामने रख दो, कहीं वो भीग न जाए। नौकरों ने एक टाट का टुकड़ा बंदर के पास लाकर रख दिया। बंदर ने फिर कुछ ठीकरी पर लिखा और बादशाह को दे दिया। उस पर लिखा हुआ था, जैसा खेमा बादशाह के लिए लगाया गया है वैसा खेमा मेरे लिए लगाया जाए, तब मैं आऊँगा। बादशाह के कहने पर वैसा ही खेमा बंदर के लिए भी लगाया गया। इतने में बारिश शुरू हो गई। वो बंदर दरख्त से नीचे उतर करके अपने खेमे के अंदर चला गया। कुछ दिनों के बाद बादशाह जब वापस जाने लगा तो बादशाह ने नौकरों से कहा कि जाओ और बंदर से पूछ करके आओ, क्या वो हमारे साथ जाने के लिए तैयार है। तो बंदर ने एक ठीकरी पर कुछ लिखा कि जैसा हाथी बादशाह के लिए तैयार किया गया है वैसा ही हाथी मेरे लिए भी तैयार किया जाए, तब मैं जाऊंगा। बादशाह बंदर के अंदर दिलचस्पी लेने लगा और उसके लिए भी अपने जैसे सवारी तैयार करवाई। जब महल के पास पहुंचे तो बादशाह ने हुक्म दिया, जो खेमा नौकरों के लिए है उनमें से एक खेमा बंदर को दे दिया जाए। लेकिन बंदर ने फिर से कुछ लिख करके दिया कि जैसा महल बादशाह के लिए है वैसा महल मेरे लिए बनाया जाए, फिर मैं वहां रहूंगा, वरना मैं वापस जंगल में चला जाऊंगा। बादशाह के पास एक और महल भी था जहां पर वो बहुत कम आया जाया करता था। वो महल बंदर को दे दिया गया। बादशाह की बीवी और नौकर को बंदर से बहुत ज्यादा चिढ़ हो गई थी। इधर बंदर ने बादशाह के महल में आना जाना शुरू कर दिया। बंदर मुकदमे बहुत गौर से सुनता। जब बादशाह कोई गलत फैसले लेने वाला होता तो बंदर बादशाह के हाथ से फौरन कागज को लेकर के फाड़ देता और कलम से सही फैसला लिख करके बादशाह के हाथ में दे देता। शुरू में तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर बादशाह समझ गया कि इस बंदर की वजह से वो बहुत सारी गलतियों से बच गया है। उस बादशाह की एक खूबसूरत बेटी थी। बादशाह अपनी बेटी से दिलो जान से ज्यादा मोहब्बत करता था। बंदर को देखने का शौक बादशाह की बेटी को भी पैदा हो गया। एक दिन शहजादी अपनी सहेलियों के साथ बंदर को देखने के लिए आई। जब बंदर ने शहजादी को देखा तो उसे देख करके वो घूरने लगा। शहजादी बंदर के डर से महल के अंदर भाग गई और उसके बाद से ये होने लगा कि शहजादी जब भी बन सवर करके अपना चेहरा आईने में देखती तो पीछे से बंदर का चेहरा नजर आ जाता। पता नहीं कैसे बंदर उसके कमरे में घुस जाता। एक दिन बंदर ने पर्ची में कुछ लिख करके शहजादी के हाथ में थमा दिया। उस पर्ची में लिखा हुआ था, क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी? यकीन करो मैं बहुत खूबसूरत हूँ। शहजादी जानती थी ये तहजीबमंद बंदर मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। धीरे धीरे शहजादी को बंदर से हमदर्दी हो गई। जब ये बात बादशाह तक पहुँची तो उसे ये बात अच्छी ना लगी कि बंदर उसकी बेटी के कमरे में आता जाता है। बादशाह अगले दिन बंदर से मिलने के लिए उसके पास आया। बंदर महल में मौजूद
था, बादशाह कहने लगा कि देखो, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, मैंने तुम्हारी हर बात को माना, तुम्हें अपने बराबरी का दर्जा दिया, शायद दूसरा कोई बादशाह तुम्हारे साथ ऐसा ना करता, और अब तुम मेरी बेटी को परेशान करना शुरू कर दिया है। ये बात मुझे जरा भी अच्छी नहीं लगी। इससे पहले कि मैं कुछ सख्त कदम उठाऊं, तुम बाज आ जाओ। बंदर झट से महल में से कागज और कलम लेकर के आया और कुछ लिख करके बादशाह को दे दिया। उसमें लिखा हुआ था, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूँगा। बादशाह को ये पढ़ करके हक्का बक्का रह गया। अपनी फूल जैसी शहजादी की शादी इस बंदर से, ये तो कभी नहीं हो सकता। बादशाह ने कहा, ऐसा तो मेरी जिंदगी में कभी हो नहीं सकता। बंदर ने लपक करके बादशाह की कमर से तलवार निकाली और दूसरे हाथ से लिखा कि अगर ऐसा आपकी जिंदगी में नहीं हो सकता तो मरने के लिए तैयार हो जाइए। मैं आपको मार करके आपकी बेटी से शादी कर लूँगा। आप मेरे मोहसिन हैं, आपने मुझे इस महल में रखा, खाने पीने का इंतज़ाम किया। मैं आपको मार करके अपना हाथ खून से नहीं रंगना चाहता। बादशाह ने अपनी मौत को सामने देखा तो कहने लगा, अच्छा मुझे थोड़ा सोचने का मौका दो। बादशाह अपने महल वापस आ गया। वो बहुत परेशान हुआ। एक तरफ बेटी थी और दूसरी तरफ उसकी अपनी जान। सारी रात टहलते हुए उसने परेशानी में गुजार दी, लेकिन अपनी बीवी को उसने कुछ भी नहीं बताया। वो जानता था कि बीवी को जैसे ही पता चलेगा वो सारा महल अपने सर पर उठा लेगी। सुबह होने तक बादशाह फैसला कर चुका था कि वो अपनी जान दे देगा, लेकिन अपनी बेटी की शादी बंदर से कभी नहीं करेगा। वो कुछ नसीहतें करने के लिए अपनी बेटी के पास गया। बेटी, कल को अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम अपनी माँ को कैसे तुम्हें देखना है और सल्तनत को कैसे संभालना है। शहजादी ने आंखों में आंसू भर कर के कहा, अब्बा जान, ये बात आप कैसी कर रहे हैं? अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। बादशाह ने कहा, मेरी बेटी, वो बंदर मेरे पीछे पड़ गया है और मुझसे कहता है मैं उसकी शादी तुमसे कर दूं, वरना वो मुझे जान से मार देगा। लेकिन ये तो मुमकिन नहीं है कि मैं तुम्हारी शादी उससे भला कैसे कर सकता हूँ। तुम्हारी माँ ने उसके कत्ल के कई बार मंसूबे बनाए, लेकिन वो हमेशा नाकाम रही। वो बंदर आज भी जिंदा फिरता है। बादशाह कहने लगा, मैं जाकर के बंदर से साफ साफ बता देता हूँ कि मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी के साथ नहीं कर सकता। उसके बाद शायद वो मुझे जान से मार दे और तुम अपनी माँ के साथ तहखाने में जाकर के छिप जाना। उस वक्त तक बाहर ना निकलना जब तक कि वो बंदर यहाँ से ना चला जाए। शहजादी ने कहा, अब्बा, आप अपनी जान को बेकार में ना दें। आप मेरे वाली ही नहीं बल्कि सल्तनत के बादशाह भी हैं। आप जा कर के बंदर से रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। आखिरकार शहजादी ने जैसे तैसे अपने बाप को मना ही लिया। बादशाह ने बंदर को अपनी रजामंदी बताई और बंदर ने कहा, आप शादी की तैयारी शुरू करें। मलिका को जब ये बात मालूम हुई तो उसने सारा महल अपने सर पर उठा लिया। निकाह वाले दिन बादशाह ने मलिका को एक कमरे में बंद कर दिया और शहजादी का निकाह उस बंदर के साथ करवा दिया। शहजादी रुखसत होकर के बंदर के महल चली गई। अगले दिन जब शहजादी महल से वापस आई तो बहुत ही ज्यादा खुश थी। मलिका ने जब ये देखा वो हैरान रह गई। मलिका बोली, बेटी, तुम उस बंदर के साथ में इतनी खुश कैसे हो? शहजादी बोली, हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। शहजादी दिन में अपने बाप के महल में रहती और रात के वक्त वो बंदर के पास उसके महल चली जाती। एक बार रात के वक्त मलिका ने नौकरानियों वाला लिबास पहना और बंदर के महल चली गई। शहजादी के कमरे का दरवाज़ा बंद था। मलिका ने दोनों की बातें सुननी शुरू कर दी। अंदर से किसी मर्द के बोलने की आवाज़ आ रही थी। मलिका ने ताले के सुराख के अंदर से झांका तो देखा शहजादी एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान के साथ बैठी हुई है। वो शहजादी के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा है। ये देख कर के मलिका हैरान रह गई और सोचने लगी, अच्छा तो ये बात है, तभी मैं कहूँ कि मेरी बेटी भला इस बंदर के साथ इतना अच्छा ज़्यादा खुश कैसे रह सकती है।
اب ملکہ وہاں سے پلٹ کر جانے لگی۔ اس کو ایک طرف بندر کی کھال پڑی ہوئی نظر آئی۔ ملکہ سوچنے لگی، اتنی موٹی کھال بندروں والی یہ اپنے اوپر پہن کر کے بھلا کیوں رکھتا ہے اور بندر کیوں بنا پھرتا ہے؟ اگر میں اس کھال کو جلا دوں تو پھر یہ کبھی بندر نہیں بنے گا۔ یہ سوچ کر کے وہ بندر کی کھال اٹھا کر کے اپنے محل میں جاتی ہے اور اس کھال کو آگ لگا دیتی ہے۔ ادھر ملکہ نے بندر کی کھال کو آگ لگائی، ادھر شہزادے کو جلن محسوس ہونے لگی۔ شہزادہ بچاؤ بچاؤ کر کے غائب ہو گیا۔ حیران کن شہزادی اپنے والد کے محل واپس آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کی والدہ نے بندر کی کھال کو آگ لگا دی تھی۔ شہزادی نے جلدی جلدی وہ آگ بجھائی۔ شہزادی کو پتہ چل گیا کہ اس کی ماں کا یہ کارنامہ ہے۔ وہ رو رو کر کے کہنے لگی، ہائے اماں جان، آپ نے میرا سہاگ اجاڑ دیا۔ آخر آپ کی کیا دشمنی تھی مجھ سے؟ اس کی ماں نے کہا، بیٹی مجھے کیا پتا تھا، میں نے تو سوچا اگر وہ بندر والی کھال جلا دوں گی تو وہ بالکل نوجوان کی طرح میرا جمائی راجہ بن کر رہے گا۔ شہزادی نے کہا، امی جان میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجئے، اب آپ کو ٹھنڈک پڑ گئی۔ ماں شہزادی کی تمام باتوں کو سن کر کے پریشان تھی۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا تو بادشاہ نے نوکروں کو بھیجا، لیکن کہیں سے بھی بندر کی کوئی خبر نہ ملی۔ اب شہزادی نے ایک جوگن والے کپڑے پہن لیے اور شہزادے کی تلاش میں نکل گئی۔ جنگل جنگل شہرہ شہرہ وہ بھٹکتی پھرتی، اس کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ شہزادی کا رنگ روپ پوری طرح سے بدل گیا۔ ایک رات شہزادی اسی جنگل میں ایک پیڑ کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس پیڑ کے اوپر ایک چکور اور چکوری بیٹھے تھے اور یہ باتیں کر رہے تھے کہ شہزادی ان کی باتوں کو سن رہی تھی۔ چکور دراصل ایک پرندہ ہوتا ہے۔ چکوری نے چکور سے کہا، کیا بات ہے چکورے، تو اتنا پریشان کیوں ہے؟ چکورے نے کہا، کیا بتاؤں، یہاں سے یوروپ کی طرف ایک شہزادہ ہے، میں اس کے لیے بہت پریشان ہوں۔ اس کے سارے جسم پر بڑے بڑے آولے پڑ چکے ہیں اور وہ بہت تکلیف میں ہے، وہ سو بھی نہیں سکتا۔ سارے طبیب اور حکیم اس کا علاج کر کر کے ہار گئے، کوئی بھی اس کا علاج نہیں کر پا رہا۔ چکوری نے پوچھا، شہزادے کی حالت بھلا کیسے ہوئی؟ چکورے نے کہا، کسی ظالم نے شہزادے کو جلا کر کے مارنے کی کوشش کی تھی۔ شہزادے کی جان تو بچ گئی لیکن اس کا سارا جسم جل گیا۔ چکوری نے کہا، اے چکورے، کیا ہمارے شہزادے کے اس دکھ کا کوئی علاج ہے؟ چکورے نے کہا، اگر کوئی ہماری بیٹ اکٹھی کر لے اور انہیں چندن کے ساتھ گھس کر کے 40 دن تک روزانہ صبح شام شہزادے کو لگائے تو شہزادے کے سارے زخم بھر جائیں گے۔ شہزادی سمجھ گئی کہ یہ میرے شہزادے کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ چکوری چکورا تو صبح اڑ گئے۔ شہزادی نے ان کی ساری بیٹیں اکٹھی کر لی اور ایک طبیب کے بیس میں وہ یوروپ کی طرف چل پڑی۔ وہاں سے کچھ میل کی دوری پر شہزادی کو ایک شہر نظر آیا۔ شہر بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا لیکن وہاں کی ہر چیز پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ وہاں کے لوگ بہت زیادہ پریشان تھے اور اپنے اپنے کاموں کو انجام دے رہے تھے۔ شہزادی جس سے بھی اس کی پریشانی کا پوچھتی تو وہ سارے بتاتے کہ ان کے شہزادے کی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ شہزادی نے بازار سے چندن خریدا اور دوسری دوائی لی اور ضرورت کا سامان خرید کر کے شہزادی شاہی محل پہنچ گئی اور پہرے دار سے کہنے لگی کہ جا کر کے بادشاہ سے کہو کہ ہمالیہ کی پہاڑیوں سے ایک طبیب آیا ہے، وہ شہزادے کا علاج کرے گا۔ پہرے دار بھاگتا ہوا بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اسے فوراً اندر بلاؤ۔ بادشاہ نے دیکھا یہ تو ابھی نوجوان ہے، یہ شہزادے کا بھلا کیا علاج کرے گا؟ اتنے بڑے بڑے طبیب اور حکیم اس کا علاج نہ کر سکے۔ پھر بھی بادشاہ نے کہا، تم بھلا کیا کر لوگے؟ بڑے بڑے طبیب اور حکیم ہار چکے ہیں۔
शहजादी बोली, अगर 40 दिन में शहजादा ठीक ना हुआ तो जो चोर की सजा है वो मेरी सजा। ये सुनकर के बादशाह ने खुशी से कहा, हाँ ठीक है। और शहजादी ने कहा, मुझे शहजादे के साथ वाला कमरा चाहिए ताकि मैं दिन रात शहजादे की देखभाल कर सकूं। बादशाह के हुक्म पर शहजादी को शहजादे के साथ वाला कमरा दे दिया गया। शहजादी ने इलाज करना शुरू करा और महीने भर में ही शहजादा पूरी तरह से ठीक हो गया, लेकिन जख्म अभी थोड़े थोड़े कच्चे थे। जैसे ही चकोरी और चकोरा ने 40 दिन की बात की थी, इसी तरह शहजादी शहजादे की खिदमत करती रही और बादशाह ने उसे बहुत भारी इनाम देने की तैयारी कर रखी थी और शहजादा उस तबीब का दिल से शुक्रगुजार था। लेकिन हुआ ये कि 40वें दिन शहजादी ने शहजादे के जिस्म पर वो लेप लगाया और वहाँ से निकल गई और अपने महल की तरफ लौट आई। शहजादी ने वहाँ आने से पहले शहजादे की अंगूठी ज़रूर उससे मांग ली थी और शहजादे की अंगूठी वो अपने साथ लेकर के अपने वालिद के महल पर वापस आ गई। इधर शहजादे को ये मालूम नहीं था कि तबीब चला गया है। महल में शहजादे की सेहत याबी की तैयारी जोर शोर से हो रही थी, लेकिन तबीब का दूर दूर तक कोई अता पता न था। शहजादा बहुत ज़्यादा परेशान था और बादशाह भी हैरान था कि ये कैसा तबीब है, ये कैसा हकीम है जो बगैर किसी पैसे का तगाज़ा किए वहाँ खामोशी के साथ चला गया। शहजादा जब मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया तो उसको अपनी नई नवेली दुल्हन की याद आई। एक दिन वो अपने वालिद से इजाज़त लेकर के शिकार के बहाने से निकला और सीधा अपने ससुराल चला गया। उसने शाही लिबास पहन रखा था, उसके साथ फौज का एक शाही दस्ता भी मौजूद था। नौकरों ने उसे बड़े ही एहतराम के साथ बैठाया और बादशाह को खबर दी। बादशाह बेटी के गम में वक्त से पहले ही बूढ़ा हो चुका था। शहजादे ने बड़े ही अदब से बादशाह को सलाम पेश किया। बादशाह ने कहा, बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? शहजादे मालूम देते हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता। शहजादे ने कहा, ऐ मेरे मोहसिन, आप भले ही मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको कभी नहीं भूल सकता। मैं तो आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। दरअसल मैं वही बंदर हूँ जिसको आपने अपने बराबरी का दर्जा दिया था, अपने महल में रखा था, खिलाया पिलाया और अपनी बेटी के साथ मेरी शादी कर दी थी। बादशाह ने खुशी से और हैरत से पूछा कि बेटा ये कैसे मुमकिन है? शहजादे ने कहा, मैं आपको अपनी पूरी कहानी बाद में बताऊंगा, पहले बताइए कि मेरी दुल्हन कहाँ है? बादशाह ने कहा, बेटा वो तुम्हारे जाने के बाद उसी महल में अकेली रहती है। शहजादा वहाँ से खुशी से भागता हुआ महल के अंदर गया। शहजादी गम की तस्वीर बनी बैठी थी, फूल सा चेहरा मुरझाया हुआ था। शहजादे को अपने सामने देख करके शहजादी को यकीन ही नहीं आया। शहजादे ने कहा, हाँ शहजादी, तुम्हारी मोहब्बत मुझे यहाँ खींच लाई। तुम्हारी माँ ने मुझे मारने की तो कोई कसर न छोड़ा, सारे जिस्म पर बड़े बड़े आंवलों से भर गया था, मेरे बचने की कोई उम्मीद न थी। शहजादी ने कहा, फिर तुम भला कैसे ठीक हुए? शहजादे ने उसे अपनी पूरी ठीक होने की कहानी बताई। शहजादी ने कहा, अच्छा तो आप उस हकीम को बहुत मालामाल कर दिया होगा। शहजादे ने कहा, नहीं, हैरत की बात तो ये है कि उसने हमसे कुछ भी ना लिया सिवाय मेरी एक अंगूठी के और चुपचाप वहाँ से चला गया। शहजादी ने उसे अंगूठी दिखाई और पूछा, क्या ये आपकी अंगूठी है? शहजादे ने कहा, हाँ, लेकिन ये तुम्हारे पास कैसे आई? शहजादी ने कहा, क्योंकि वो तबीब कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी। फिर शहजादी ने उसे पूरी कहानी सुनाई। शहजादी ने कहा, मेरी माँ भी आपकी दुश्मन नहीं थी। जब मेरी माँ ने आपको इंसान बने हुए देखा तो उसने बंदर की खाल को जला दिया। ना ही ये खाल होगी और ना ही आप दोबारा बंदर बनेंगे। शहजादी बोली, गलती आपकी भी है कि आपने मुझे कभी बंदर बनने की सच्चाई नहीं बताई, वरना मैं उस खाल को अपनी जान से ज़्यादा हिफाजत के साथ रखती। शहजादे ने कहा, दरअसल मुझे ये सारी बात बताने का कभी मौका ही नहीं मिला। तकरीबन 1 साल पहले की बात है। मैं शिकार करने के लिए निकला और मेरे साथ नौकर भी थे। जंगल में मुझे एक हिरन नज़र आया।
میں نے اس پر تیر چلایا، وہ ہرن میرے آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ میں اس ہرن کی تلاش میں نکلا۔ میں اتنے آگے نکل گیا کہ جو میرے ساتھ لوگ تھے وہ سب پیچھے چھوٹ گئے۔ میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا۔ میں نے دیکھا کہ صحرا کے پاس ایک بزرگ بیٹھے ہیں، ان کے قریب ایک 10-12 سال کا بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ بزرگ رو رہے تھے، اس بچے کی ٹانگ سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ بزرگ رو رو کر کے اس شخص کو بددعا دیتے جا رہے تھے جس نے ان کے بچے کی ٹانگ پر تیر چلایا تھا۔ مجھے دیکھ کر کے بزرگ نے غصے سے کہا، تم انسان ہو یا بندر ہو؟ تمیز تو تمہیں چھو کر کے بھی نہیں گزرتی۔ بس یہ ان کے کہنے ہی کی دیر تھی، میں فوراً انسان سے بندر کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ اب تو جنگل میں بھٹکتا بھٹکتا پھرے گا، تجھے کہیں بھی ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ ان کی بددعا سے اور اپنی حالت سے میں اتنا پریشان ہوا، میں نے ان کے پاؤں پکڑ لیے اور رو رو کر کے ان سے معافی مانگنے لگا۔ میری اس حالت کو دیکھ کر کے اس بچے کو مجھ پر ترس آ گیا۔ اس نے اپنے دادا سے کہا کہ دادا جان، جب انسان اپنی غلطی کو مان لے تو اسے معاف کر دینا چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسے معاف کر دیں۔ لڑکے نے جب بہت زیادہ اصرار کیا تو بزرگ نے کہا، دیکھ اس سے کچھ سیکھ، تو نے اس کے ساتھ کیا کیا اور یہ تیری بھلائی مانگ رہا ہے۔ خیر، میں اپنی بددعا کو واپس نہیں لے سکتا لیکن اس کو کم کر سکتا ہوں۔ سال بھر تو بندر ہی رہے گا، جب کوئی بھی لڑکی تجھ سے ہمدردی کرتے ہوئے شادی کے لیے تیار ہو جائے گی تب تو اپنی اصلی حالت میں واپس لوٹ آئے گا۔ اگر 1 سال سے پہلے تیری شادی ہو گئی صرف اپنی بیوی کے سامنے ہی تو انسانی شکل میں آ سکے گا۔ مجبور ہو کر کے میں وہاں سے آ گیا۔ میں واپس اپنے محل نہیں جا سکتا تھا، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ 6 مہینے تک میں جنگل میں یوں ہی بھٹکتا رہا۔ اس کے بعد میری ملاقات تمہارے والد کے ساتھ جنگل میں ہو گئی جو مجھے وہاں سے اپنے ساتھ محل لے آئے۔ پھر بادشاہ نے تمہاری شادی مجھ سے کروا دی اور آگے کی ساری بات تم اچھی طرح سے جانتی ہو۔ شہزادے کی یہ بات ختم ہی ہوئی تھی کہ ملکہ اور بادشاہ نے ساری گفتگو کو سن لیا۔ پھر ملکہ نے شہزادے سے معافی مانگی اور شہزادے نے ملکہ کو معاف کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، ہمارا کوئی بیٹا نہیں ہے، بیٹا اب تم میرے پاس رہو گے۔ شہزادے نے کہا، ابھی تو مجھے اپنی دلہن کو لے کر کے اپنے محل پر جانا ہے، اپنے والد والدہ سے ملوانے کے لیے لے کر جانا ہے، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں آپ کا ہاتھ بٹانے ضرور آتا رہوں گا۔ اس کے بعد شہزادہ اپنی دلہن کو ساتھ لے کر کے اپنے گھر چلا گیا اور پھر دونوں ہنسی خوشی وہیں پر زندگی گزارنے لگے۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔